जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूर्व मध्यकालिक इतिहास के बारे में क्या कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि पूर्व मध्यकाल, देखिए मध्यकाल का इतिहास पढ़ने के लिए उसके पहले हम पूर्व मध्यकाल के इतिहास के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व मध्यकाल के इतिहास को जैसे हम समाप्त कर देंगे उसके बाद मध्यकालिक इतिहास जो है हम लोगों का लगभग 712 ईस्वी से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1206 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1206 से जब मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल उगल के सबका गूगल मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग देखिए हम लोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में हम इसके पहले वाला वीडियो में आपको पाल वंश के बारे में बताए थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिहार वंश के बारे में। किसके बारे में? आज हम प्रतिहार या जिसे गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। हम जैसा कि पिछली कक्षा में आपको बता दिए थे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों वंश भाग लिया था। पाल वंश बंगाल में था, प्रतिहार वंश जो था प्रतिहार गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में था और राष्ट्रकूट वंश जो था महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ठीक है ना, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर? गुर्जर प्रतिहार के ऊपर। ठीक है ना, इसके पहले थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है बीपार्ट सिलेक्शन सेंटर, इससे जुड़ सके और हम जो भी आपको देना चाह रहे हैं उसको आप लोग क्या करें, शांतिपूर्वक क्या करें, एक्सेप्ट कर लें। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा। आज हम सभी कक्षाओं में हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपका रिजल्ट कहीं पर फंस जाए या रुक जाए। ठीक है ना, हर एक जगह रिजल्ट होगा। ठीक है ना, चलिए तो आइए अब हम चर्चा करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए किसके ऊपर? गुर्जर प्रतिहार वंश के ऊपर। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। यह जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ना, इसका जो उदय हुआ, उदय के मतलब कि इसका स्थापना, ठीक है ना, तो इसका उदय जो है 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, एक बात आप लोग समझिए। अगर जैसे हम कह दें कि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एगो तो 800 लिख दीजिएगा और जस्ट इसका पहले लिख दीजिएगा 700, यानी 700 से 800 के बीच में जो समय है वह 8वीं शताब्दी होगा। और प्रारंभ के मतलब क्या होगा? 50 के पहले, यानी 700 से जस्ट इंसा बाद में होगा तो प्रारंभ होगा। अंत अगर पूछेगा तो उधर 800 से जस्ट इंसा नीचे, यानी 790 के करीब में होगा तो 8वीं शताब्दी का अंत होगा। कौन दिखा समझने में? तो यह शताब्दी का मतलब यही होता है। ठीक है ना, जो शताब्दी कहेगा उसको माने उसको अंतिम स्थिति में रखना है और जस्ट उससे 100 साल पहले वाला एक वर्ष उठा लेना है, हो गया, बात खत्म। जैसे अभी हम लोग किस शताब्दी में है? जैसे 2000 कौन सा है, 2026 चल रहा है ना, तो हम लोग किस शताब्दी में है? तो 2026 चल रहा है, तो 2021 के बीच में है, यानी कि 21वीं शताब्दी में है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में। आइए पॉइंट पर, तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिहार वंश है ना, इस प्रतिहार वंश की जो उदय हुआ था वह 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था? गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना, अब एक और बात सुनिएगा, एगो अभिलेख है, ध्यान दीजिएगा, एक अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि ये जो प्रतिहार वंश में, जो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो गुर्जर है ना, ये गुर्जर एक जाति का नाम था। गुर्जर किसका नाम था? एक जाति का नाम था। ध्यान दीजिए, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में गुर्जर किस चीज का सूचक होता है? तो जाति का सूचक है। किसका सूचक है? जाति का घोतक या सूचक है। ठीक है, और यह जाति जो है ना, इसके बारे में हमें पूरा व्यवस्थित तरीका से और व्यापक स्तर पर जानकारी कहां से प्राप्त होता है? एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक इतिहासकार है जिनका नाम क्या है? चंदवर दाई। क्या नाम है? चंदवर दाई। ठीक है, तो इतिहासकार चंदवर दाई जो है ना, उन्होंने कहा है ना कि ये जो गुर्जर लोग जो थे ना, यह राजपूतों के एक क्या थे? शाखा थे, यानी राजपूतों का एक शाखा था जिसका नाम क्या था? गुर्जर था। राजपूतों का शाखा कौन सा था? गुर्जर था। अब चलिए, अब बात करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापकों के ऊपर। किसके ऊपर? संस्थापकों के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक ऐसे कौन थे? हरिश्चंद्र थे। कौन थे? हरिश्चंद्र। यानी कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र थे। लेकिन हरिश्चंद्र ने इसमें कुछ ज्यादा
कुछ अच्छा नहीं कर पाए, यानी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए प्रतिहार वंश के बारे में। प्रतिहार वंश के बारे में इनसे बहुत अच्छा तरीका से व्यापक स्तर पर इसको सुसंगठित करने का काम हमारे नाग भट्ट महोदय ने किया था। किसने किया था? नाग भट्ट महोदय। तो नाग भट्ट को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग आंसर चूज कीजिएगा हरिश्चंद्र। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर मारिएगा नाग भट्ट। वही जैसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ऐसा ही है। ठीक है ना, तो प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र, और वास्तविक संस्थापक कौन थे? नाग भट्ट। नाग भट्ट महाराज जो थे ना, यह अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया, और अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक किया था। ठीक है, देखिए गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में पहले था, लमरा के कहां तक लेके चले गए थे? यूपी तक। ठीक है ना, तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया नाग भट्ट ने। ठीक है, और साम्राज्य का विस्तार करते हुए इसको कहां तक पहुंचाया? उत्तर प्रदेश तक पहुंचाया नाग भट्ट ने। ठीक है, नाग भट्ट के बारे में जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होता है। किस अभिलेख से? ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से नाग भट्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिलेख में यह कहा गया है ना कि नाग भट्ट महोदय मल्लेच्छों के शासक थे। मल्लेच्छों का क्या थे? शासक थे। तो प्रश्न यह पूछ सकता है कि नाग भट्ट एक मल्लेच्छों का शासक थे, इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो कहां से प्राप्त होती है? तो ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे चलते हुए हमारे जो नाग भट्ट थे, नाग भट्ट की मृत्यु 756 ईस्वी में हो गई। ठीक है, 756 ईस्वी में नाग भट्ट के मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी यानी कि प्रतिहार वंश पर अगला शासक जो बना, उसका नाम क्या था? वत्सराज। अब ध्यान दीजिए, इस वत्सराज का नाम सुनते हुए आपको एक चीज याद पड़ रहा होगा कि यह वही वत्सराज है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उनको पराजित किया था। ठीक है, तो यह वत्सराज जो था, यह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए धर्मपाल को यह हराया, और ध्रुव से क्या हो गया? हार गया। तो धर्मपाल जो पाल वंश के थे, तो पाल वंश के शासक धर्मपाल से यह हरा दिए थे युद्ध में, त्रिपक्षीय संघर्ष में। लेकिन राष्ट्रकूट वंश के शासक जो ध्रुव थे, इनसे यह युद्ध में हार गए थे। कौन? वत्सराज थी। ऐसे वत्सराज जो है प्रतिहार वंश का एक प्रमुख शासकों में, प्रमुख राजा में इनका नाम गिना जाता है। ठीक है ना, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में व्यापक स्तर पर किया था। कौन? वत्सराज। ठीक है, वत्सराज के बाद अगला जो राजा हुए, उनका नाम था नाग भट्ट द्वितीय। क्या नाम था? नाग भट्ट द्वितीय। और नाग भट्ट द्वितीय ने क्या किया ना, ये जो कन्नौज था ना, जिसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, तो यह कन्नौज के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कौन? नाग भट्ट द्वितीय ने। और कन्नौज के ऊपर अधिकार करते हुए इन्होंने उसे अपना क्या बनाया? राजधानी बना लिया। कन्नौज को क्या बनाया? अपना राजधानी बनाया। कन्नौज को क्या बनाया? राजधानी। तो कन्नौज को किस प्रतिहार शासक ने अपना राजधानी बनाया? नाग भट्ट द्वितीय ने। किसने? नाग भट्ट द्वितीय ने। अब ध्यान दीजिए, आगे जब हम चर्चा करेंगे तो प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक जो थे, उनका नाम क्या था? मिहिर भोज। इसको मिहिर भोज प्रथम भी कहा जाता है, या इन्हें ही राजा भोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो मिहिर भोज या मिहिर भोज प्रथम, ठीक है ना, जिसे राजा भोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो वह कहावत वाला, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कौन देखा समझने में? तो गंगू तेली के घर में ये क्या किए थे? एक रात गुजारे हुए थे। तो लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ जब गंगू तेली ने लोगों से कहा कि हमारे पास राजा भोज हमारे घर में निवास किए हैं, तो लोग इनके ऊपर क्या कर रहा था? माने तंज कस रहा था, अच्छे बकलोल कर गया, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इनका घर में राजा भोज है रात के रहे थे एक रात। ठीक है ना, अब उसका वजह था, कहानी वहानी इसका है, उसको जानने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आइए, तो महानतम शासक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश या प्रतिहार वंश के महान शासक थे हमारे मिहिर भोज या राजा भोज। ठीक है ना, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही, लेकिन कल्याणकारी कार्य भी बहुत किया। कौन सा कार्य? कल्याणकारी कार्य भी बहुत सारे किए थे। कौन? मिहिर भोज के द्वारा। मिहिर भोज ने भागवत धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? वैसा धर्म जो भाग्य में विश्वास करता है उसे भागवत धर्म कहा जाता है। और मिहिर भोज ने भागवत धर्म को क्या किया था? अपनाया था। और इन्होंने भागवत धर्म से रिलेटेड ही दो उपाधि भी धारण किया था। कौन कौन उपाधि? एगो आदि बराह और दूसरा प्रभास। तो आदि बराह की उपाधि कौन धारण किए थे? राजा भोज। आदि बराह की उपाधि राजा भोज, प्रभास की उपाधि राजा भोज, प्रभास की उपाधि राजा भोज। तो राजा भोज के द्वारा दो उपाधियां धारण किया गया था, एक आदि बराह और एक प्रभास। आदि बराह और कौन सा? प्रभास।
तो ये दो उपाधि धारण किए थे, कौन? राजा भोज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, राजा भोज जब इतने महान राजा थे तो क्या ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लेंगे? एकदम लेंगे। तो राजा भोज के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया गया था। और याद करके रखिएगा, राजा भोज ने राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे जिनका नाम था कृष्ण द्वितीय। तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण द्वितीय को क्या किए थे? इन्होंने पराजित किया था। कौन? तो राजा भोज। तो राजा भोज राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किए। ठीक है ना, कौन दिखा समझ में? इनके बाद अगला शासक जो आया उनका नाम था महेंद्र पाल। अब महेंद्र पाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और ये जो था यह राष्ट्रकूट शासक इंद्र प्रथम को पराजित किए। देखो, एक गोरा कृष्ण को पराजित कर रहा है, एक गोरा इंद्र को, यानी एगो कृष्ण भगवान को पराजित कर रहा है, एक गोरा हमारे माननीय इंद्र भगवान को। देख रहे हैं, ऐसा है, याद करने के लिए आप लोग याद कीजिएगा। बाकी धार्मिक आघात नहीं होना चाहिए, कृष्ण और इंद्र दोनों को हम मानते हैं अच्छा तरीके से। ठीक है ना? तो आगे सुनिएगा, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भाग लिए थे कौन? मिहिर भोज। और इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण द्वितीय को क्या किया था? पराजित किया था। अब अगला जो राजा बना उसका नाम क्या था? महेंद्र पाल। अगला राजा का नाम क्या था? महेंद्र पाल। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर एक शब्द आया महेंद्र पाल, एक बात दिमाग में बिठा कर रखिएगा, ऐसे पाल शब्द जो है ना, यह पाल वंश से रिलेटेड है। यानी लगभग पाल वंश में जितने राजा थे वे लोग किस पाल वंश में लगभग जितने भी राजा हुए वे सभी जो थे उनका नाम में कौन सा शब्द आ रहा था? पाल आ रहा था, पाल आ रहा था। लेकिन इसमें भी ऐसे 3-4 राजा हैं प्रतिहार वंश में जिनके नाम में पाल शब्द आएगा। तो आप लोगों को यह क्लियर कर लेना, एगो तो महिपाल है, तो महिपाल तो दोनों में है भाई, तो थोड़ा दिक्कत उत्पन्न हो जाएगा आंसर देते समय। तो देखना है उसमें कि क्वेश्चन आप किस वंश से रिलेटेड बना रहा है। ठीक है ना? तो पहला कौन सा है? हमारा महेंद्र पाल है। महेंद्र पाल के बाद अगला जो आएगा उसका नाम क्या होगा? महिपाल। महिपाल के बाद कौन आएगा? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद कौन आएगा? यशपाल। तो ये 4 गो पाल याद करके रखिएगा जिसका संबंध प्रतिहार वंश से है। ठीक है, कौन कौन? तो महेंद्र पाल, महिपाल, राज्यपाल और बाद यशपाल। महेंद्र पाल, महिपाल, म से महेंद्र, म से महिपाल, राज्यपाल यशपाल, राज्यपाल यशपाल, राज्यपाल यशपाल। ये 4 गो पाल राजा जो है इनका रिलेशन किस वंश से है? तो प्रतिहार वंश है। अब चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखिए। पहला महेंद्र पाल जो थे, महेंद्र पाल उपाधि धारण किए थे, अलग अलग उपाधि धारण किए थे। ठीक है ना? तो महेंद्र पाल जो थे यह उपाधि धारण किए थे। महेंद्र पाल क्या धारण किए थे बाबू? तो उपाधि धारण किए थे, अलग अलग उपाधि धारण किए थे। ठीक है ना? अब कौन कौन सा उपाधि धारण किए थे थोड़ा सा सुनिएगा। महेंद्र पाल महाराज धीराज का उपाधि धारण किए थे। कौन सा उपाधि धारण किए थे? महाराज धीराज का उपाधि धारण किए थे। परम भट्टारक का उपाधि धारण किए थे। परमेश्वर का उपाधि धारण किए थे। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, महेंद्र पाल 3 उपाधि धारण किए। कौन कौन? तो तीनों का नाम याद रखिएगा। एगो महाराज धीराज, कौन कौन? महाराज धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। महाराज धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। तो 3 गो उपाधि धारण किए थे कौन? महेंद्र पाल। तो महेंद्र पाल के तीनों उपाधि आप लोग देख लीजिए कौन 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 सा उपाधि है बाबू? तो एक है हमारा महाराज धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर। अब ध्यान दीजिए, ये महेंद्र पाल भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए और राष्ट्रकूट वंश के शासक इंद्र प्रथम को क्या किए थे? ये पराजित किए थे। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम क्या है? राजशेखर। ठीक है, तो महेंद्र पाल के दरबार में ही एक कवि रहते थे जिनका नाम है राजशेखर, और राजशेखर के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काव्य मीमांसा नामक पुस्तक की रचना किया था। तो काव्य मीमांसा की रचना किसने किया था? राजशेखर। और राजशेखर किस वंश के दरबार में रहते थे? प्रतिहार वंश के दरबार में। अब प्रतिहार वंश के किस राजा के दरबार में रहते थे? महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इनके कुछ अन्य पुस्तक भी है। कौन कौन है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भगत, हर विलास और भुवन कोश। ठीक है, तो ये इतने इनकी क्या है? रचनाएं हैं। इनमें कोई भी रचना पूछ सकती है। सबसे ज्यादा बार इनकी ये रचना पूछा है। कौन सा रचना? ये वाला काव्य मीमांसा वाला। कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, महेंद्र पाल के बाद अगला जो राजा हुआ उनका नाम क्या था? महिपाल। ये महिपाल उसमें भी है, पाल में भी, लेकिन ये महिपाल अलग है। ये क्या किए थे? अपने साम्राज्य को शांति व संपन्नता, यानी अपने साम्राज्य में व्यापक स्तर पर
शांति और संपन्नता स्थापित किए थे और अपने साम्राज्य को चरम सीमा पर पहुंचाए थे, यानी चरमोत्कर्ष के ऊपर पहुंचाए थे अपने साम्राज्य को, ठीक है ना। कौन? महिपाल, ठीक है। महिपाल के समय में एक बगदाद का यात्री अल मसूदी था, वह आया था इंडिया में यात्रा करने के लिए। तो महिपाल के समय में कौन आया था? तो बगदाद का यात्री अल मसूदी। कौन आया था? अल मसूदी, ठीक है ना। अब महिपाल की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। महिपाल के मृत्यु के बाद जानते हैं क्या हुआ? ये जो प्रतिहार वंश है इसकी पतन हो गई, लगभग इसकी पतन की शुरुआत हो गई, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा 1018 ईस्वी में एगो तुर्क आक्रमणकारी था जिसका नाम क्या था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी आक्रमण किया और कन्नौज के ऊपर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। उस समय राजा कन्नौज का राज्यपाल थे और कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर दिया और कन्नौज को पराजित करके अपने में क्या किया? मिला लिया, अपने में मिला लिया, ठीक है। और इस प्रकार धीरे धीरे इसका क्या हो गया? अंत हो गया। और प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन बने? यशपाल महोदय बने। कौन बने? यशपाल महोदय, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड हम कुछ चर्चा करने की कोशिश किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के ऊपर, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण साबित होगा। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, ठीक है ना, जहां पर हिस्ट्री पूछ रहा हो उस एग्जाम में यह काफी कारगर साबित होगा। कोनो दिक्कत समझने में नहीं ना है? तो ठीक है, फिर हम कल जो है यानी नेक्स्ट क्लास में हम आपको किसके ऊपर? तो प्रतिहार वंश हो गया, इसके बाद आ जाएगा सबसे लास्ट में राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश पे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे और इसके साथ ही त्रिपक्षीय संघर्ष को क्या करेंगे? अंत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, आप लोग चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। और इसका आप लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट नोटिस का भी काम करेगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है ना। जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना मन करे जोर शोर के साथ, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।